नमस्ते एवरीवन। आज का टॉपिक है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो अभी फरवरी और मार्च में जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स हैं, तो आज मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, कुछ सजेशंस देना चाहती हूँ बच्चों को कि वो कैसे प्रिपेयर करें। तो ऑलरेडी उनको स्कूल में टीचर्स बता ही रहे होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी बता रहे होते हैं, तो बच्चे उस तरह फॉलो कर रहे होते हैं। तो आज मैं भी अपने कुछ सजेशन देना चाहती हूँ। जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो वो उसको फॉलो करें और इस तरह से जो है कि उनको एग्ज़ाम में वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो उनको मिलेंगे और उनका जो भी रिवीज़न होगा, जो भी उनकी राइटिंग एबिलिटी होगी और जो भी उनकी मेमोरी है, किस तरह से याद करना है टॉपिक, वो उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। तो आज हम बात करेंगे कि पहले किस तरह से हमें पढ़ाई शुरू करनी। तो पहले देखिए, जो भी हमारी बुक्स हैं हमारे लिए न्यू होती हैं नए क्लास के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि टीचर जो है हमें इंट्रोड्यूस करता है पहला चैप्टर या सेकेंड चैप्टर एंड मैनी मोर चैप्टर्स। तो फर्स्ट टाइम जब टीचर पढ़ाता है तो वो चैप्टर मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम नया होता है, तो हम उसको पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम यदि किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, ट्यूशन की गाइडेंस ले रहे हैं, तो सेकेंड टाइम वो चैप्टर हमारा रिवाइज़ होता है जब वो हमें पढ़ाते हैं। तो एक थर्ड टाइम और आपको अटेम्प्ट करना है जब आप खुद स्वयं से पढ़ें। जब आप स्वयं से पढ़ेंगे तो आप वो सारी चीज़ें को रिलेट करिए जो आपके टीचर ने या आपके ट्यूशन टीचर ने या आपके कोचिंग टीचर ने आपको बताई है, आपको समझाई है और आपको बताया है कि क्या पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। तो मैं आपको आज ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी आप स्वयं से पढ़िए तो इन सब बातों का आप विशेष ध्यान रखिए और किस ऑथर ने बुक लिखी है ये आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और आप जब भी पढ़िए तो देखिए, आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं तो वहाँ ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों ही है। तो जितनी आप बारीकी से पढ़ेंगे, हर एक लाइन में जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो छिपा होता है हर एक लाइन में, और आपको कहीं से भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि कोई भी टॉपिक जो है हमारा छूटे ना, कोई भी ऐसी लाइन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हमारी छूटे ना, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हमारा मिस ना हो जाए। तो हमें सबके आंसर पता होने चाहिए। तो आप ध्यान से कंसंट्रेट करके पढ़िए। आप घर में पढ़िए, शांति से पढ़िए। आप प्रातःकाल जल्दी उठ के पढ़ लीजिए, क्योंकि जैसे ही दिन की शुरुआत होती है नॉइज़ होने लग जाती है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बेल बज रही है, घर में काम शुरू हो जाते हैं, तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में। तो या आप रात में पढ़िए या आप अर्ली मॉर्निंग पढ़िए। रात में पढ़ने का क्या है कि आपका जो है वो सोने का जो है आपका शेड्यूल ख़राब हो जाएगा। रात सोने के लिए ही है और आप थोड़ा जल्दी सोइए और जल्दी उठ के पढ़िए, तो वो आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन यदि आपको कहीं आना जाना है, यदि आपको काफ़ी लेट हो जा रहा है, तो फिर आप रात का ही शेड्यूल करिए। तो जो भी आप फॉलो कर रहे हैं टाइम टेबल, तो आप उसको उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए। तो आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है। आप जब भी पढ़िए उसको अंडरलाइन करिए, आप उसको मार्कर यूज़ करिए, हाइलाइटर यूज़ करिए, तो जिससे नेक्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो एक नज़र वहाँ पे चली जाएगी, तो एक तरह से हल्का सा रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, हमें एग्ज़ाम जैसे सपोज़ दैट आने वाले हैं, अब हमारी डेट आ गई है कि एग्ज़ाम्स है, तब कैसे प्रिपेयर करें। तो जब हम क्लास में टॉपिक पढ़ रहे थे, फिर हमने दोबारा टॉपिक पढ़ा, फिर हमने एक बार फिर से पढ़ा, तो 3 बार हमारा रिवीजन इस तरह से हो गया। तो रिवीजन यदि बहुत ज़रूरी है चीज़ों को रिपीटेडली, तो जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। तो आप जितना रिपीट करेंगे चीज़ों को तो वो आपको कंठस्थ होती जाएंगी, आपको याद होती जाएंगी। तो फिर आपको वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हल्का सा आप याद करिए, हल्का सा पढ़ लीजिए, तो आपको सब चीज़ें पहले की याद आ जाती हैं। तो फिर आपको पता लगा डेट आ गई, तो फिर उसके बाद आपको पता है कि इस तरह से एग्ज़ाम्स हैं, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये सब्जेक्ट आएगा। तो हमें इस तरह से तैयार करना है कि जो लास्ट सब्जेक्ट है उसको पहले ही तैयार करके रख दें। तो फिर उसके बाद जो फ्रेश सब्जेक्ट जो पहला हमारा पेपर होगा उसको हम रिसेंटली ही तैयार करेंगे। तो जो आपको उस टाइम पे आपने याद किया तो वो फ्रेश रहेगा, तो हमें एक एक्स्ट्रा टाइम नहीं यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे टेक्निक्स होती हैं कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है। अब
रहेगी बात कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं तो ऑब्जेक्टिव में क्या है कि जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो आप देखिए आजकल तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक्स आती हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक्स आते हैं, क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, तो वहाँ पर हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए अनसॉल्व्ड पेपर जो सॉल्व करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब हाई स्कूल में थी तो मैं यूज़ुअली लोग क्या करते हैं, लास्ट 2 महीने या 1 महीने बचते तभी अनसॉल्व्ड पेपर ख़रीदते हैं, और मैं क्या करती थी, मैं स्टार्टिंग के 2-3 महीने, जैसे मतलब 9th में मैं आई तो 9th से ही मैंने ले लिया है, 10th में मैं हूँ तो मैं पहले से लेके रख लेती थी। तो मैं क्या करती थी कि उसमें टिक मार देती थी चैप्टर वाइज कि इस चैप्टर की ये क्वेश्चन, ये तो मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेती थी। ये नहीं कि पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा फिर हम अनसॉल्व्ड पेपर उठाएंगे। तो पैरेलल जो है मेरा चलता रहता था कि मैं देख लेती थी कि इस चैप्टर से इस तरह से क्वेश्चन अनसॉल्व्ड पेपर में आए हैं, तो मैं वहाँ पर टिक मार देती थी कि इस चैप्टर के इस तरह से हैं। तो मुझे पता लग जाता था इस चैप्टर में इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मुझे किस तरह से तैयार करना है। तो ये प्रिपरेशन आपकी हाफ ईयरली में भी काम आएगी, आपके हर सेमेस्टर में काम आएगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो फाइनल एग्ज़ाम हो उसके लिए हम अनसॉल्व्ड पेपर का यूज़ करें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूजुअली आप 5 साल के अनसॉल्व्ड पेपर लगा लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं हाई स्कूल में थी और इंटरमीडिएट में मैंने यही फॉलो किया। मैं अनसॉल्व्ड पेपर ज़रूर सॉल्व करती थी और मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करती थी। मैं अपना एक अलग मेरा रजिस्टर था, तो मैं अपना सारे क्वेश्चंस उसी में कर लेती थी, पढ़ लेती थी, फिर खुद से लिख के मैं देख लेती थी। तो राइटिंग एबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप जितना आपका राइटिंग एबिलिटी, आप लिख के देखिए, लिखने से क्या होता है आपको आइडिया लगेगा कि कितने मिनट में कितने टाइम में आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। अब सपोज़ आप गए, क्वेश्चन पेपर आया तो आपके सारे क्वेश्चन फंसे हो गए। अब किसी एक क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम दे दिया, 20 मिनट्स दे दिया, किसी में 10 मिनट्स दे दिया, किसी में 5 मिनट्स। तो ये आपको देखना है कि आप बहुत ज़्यादा भी लिखते जा रहे हैं तो आपके दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आपको इस तरह से रखना है कि हमारा आंसर भी हो जाए और थोड़ा सा डिटेल्ड हो, तो हमें मार्क्स भी अच्छे मिले, और हम टू द पॉइंट और कुछ अच्छी उसमें चीज़ें बात करें तो हमें और अच्छा मतलब मार्क्स मिलेंगे। तो हमें इस तरह से तैयारी करनी है। अब यूजुअली मैं जब जाती थी, मेरा क्वेश्चन पेपर आता तो मेरे सारे क्वेश्चन फंसे रहते, तो मुझे कभी कुछ ट्रबल नहीं हुआ कि मैं क्या लिखूं, मुझे क्या करना है। मेरे क्वेश्चन फंसे रहते थे पूरे, और मेरा सब कुछ मुझे रहता था कि हाँ मुझे मेरा पढ़ा हुआ आया क्वेश्चन, मेरा बिल्कुल मैं कर लूँगी। बस मेरा यही रहता था कि मुझे 3 घंटे कम पड़ जाते थे, लगता था जल्दी लिखूँ, मुझे जल्दी से कंप्लीट करना है। तो लास्ट मोमेंट तक हमारा चलता था। कभी कभी छूट भी जाते थे, कभी किसी का आधा क्वेश्चन छूट गया या कुछ ज़्यादा नहीं लिख पाए, लेकिन मोस्टली हो ही जाता था। 3 घंटे में हम कर लेते थे। तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है। अब रहेगी बात थ्योरी की। थ्योरी में जितने रिएक्शंस हैं, जितने भी प्रिपरेशन मेथड्स हैं, जो भी मेथडोलॉजी है, वो सब आपको पढ़िए, उसको लिख के ज़रूर देखिए एक बार आप हर चीज़ देखिए। हम बोल रहे हैं, हमने बोला, टीचर ने पूछा, हमने बताया, वो सब कुछ ठीक है, आपको सब कुछ समझ आ गया कि हमें ये सब ने देखा, सब पढ़ लिया। लेकिन जब रिकॉल क्या होता है कि जब आप कुछ पढ़ रहे हैं उसको रिकॉल करिए। अब हम आपसे कहें अचानक से हमको ज़रा फिज़िक्स की डेफिनेशन बता दीजिए, केमिस्ट्री की डेफिनेशन बता दीजिए, तो नहीं बता पाएंगे। आपको कोई एक टॉपिक ले लें, अचानक से कह दे आप कैन यू डिफाइन दिस, तो एक प्रॉपर वर्ड, एक टर्मिनोलॉजी, एक प्रॉपर वोकैबुलरी, एक प्रॉपर साइंटिफिक वर्ड्स हमें चाहिए होते किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। तो वहाँ पे आपको लर्निंग प्रोसेस चाहिए, आपको वर्ड्स चाहिए। तो आपको एक बार लिख के देखना ही होगा। आप लिख के करिए, इससे राइटिंग एबिलिटी अच्छी बनती है। तो आपको रिकॉल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे हम बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं और सब्जेक्ट भी बहुत सारे हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, तो हमें सारे सब्जेक्ट्स का ध्यान रखना है। हमें बायोलॉजी का भी, केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी ध्यान रखना है। तो जो भी जिसका भी जिस टाइप से स्ट्रीम है, तो जो भी सब्जेक्ट जिसने लिए हैं, तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमें किस तरह से रिकॉल करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, पढ़ लेते हैं लेकिन उसको लिख नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको याद नहीं होता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता है। तो यहाँ पे समझना है, याद करना है और लिखना है। और फिर रहेगी बात याद करने की। अब जब हायर स्टडीज़ आती हैं, जब हम BSc MSc में पहुँचते, इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाता है कि हर चीज़ नहीं याद की जा सकती है। इवन कि इंटरमीडिएट को इतनी सारी रिएक्शंस होती है, MSc में आप पढ़िए, इतना सब कुछ होता है कि आप सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई करना, इतना आसान नहीं है कि आप पढ़ाई कर ले। तो आप
आपको चीज़ों की प्रैक्टिस चाहिए, आपको टाइम टू टाइम आपको उसकी जो भी काइनेटिक्स है, जो भी मैकेनिज़्म है, जो रिएक्शंस कैसे ग्रुप रिप्लेस हो रहा है, कहाँ पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, तो वो आपको जब फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो जब आप उस पर बैठेंगे लिखने तो आपको पता है इसके बाद ये, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, तो इस तरह से सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जाती हैं। तो ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस हमें बचपन से ही करनी होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग एबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थ्योरी में मार्क्स कहाँ होते हैं? अब जैसे 10 नंबर का है, अब हम उसमें कुछ भी लिखा है उटपटांग, तो अब पता लगा 2 नंबर मिल गए, 4 नंबर ही मिल गए हमें। अब हमने टू द पॉइंट बात करी और खूब अच्छे से लिखा और सब कुछ डिटेल भी लिखा। तो टू द पॉइंट और डिटेल में क्या फ़र्क है? डिटेल में आप कुछ भी नहीं लिख सकते ना, कुछ रेलिवेंट चीज़ें लिखिए, जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो वो आप लिखिए। तो देखिए आपको 10 में 10 आ जाएंगे, कुछ किसी के 10 में 8 आते हैं, किसी के 10 में 9 आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि टीचर किस प्रकार से चेक कर रहा है, टीचर की क्या थिंकिंग है, टीचर बच्चों को कैसे एनालाइज कर रहा है, तो टीचर कैसे बच्चों को समझ रहा है कि बच्चे व्हाट द स्टूडेंट्स एंड ट्राइंग टू एक्सप्रेस देयर माइंड ऑन द क्वेश्चन पेपर, राइट। तो इस तरह से है, तो हमें ये देखना है। तो बच्चों को हमें सिखाना है कि आप और लगातार आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आप पढ़ाई करिए, थोड़ा सा घूम के आइए, फिर के आइए, थोड़ा सा बातचीत करिए, थोड़ा सा मतलब बीच बीच में आप 15-15 मिनट का, आधे घंटे का गैप दीजिए। अब जैसे एग्ज़ाम्स आने और लगातार आप पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ना भी नहीं अच्छा है, क्योंकि आपको ब्रेन, आपका दिमाग जो है बिल्कुल कंजेशन कह लीजिए या कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए कि थोड़ा रुक रुक के, अब जैसे आप शेड्यूल बना लीजिए कि सुबह 4 घंटे पढ़ेंगे, फिर बीच में हम थोड़ा सा अपना डेली रूटीन का काम है, थोड़ा कमरा ठीक करेंगे, बुक्स ठीक करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश होएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर दोपहर में आप 4 घंटे का लगा लीजिए सिटिंग, फिर रात में लगा लीजिए 4 घंटे की सिटिंग, तो टोटल हमारे 12 घंटे हो गए। और लगातार 8 घंटे बैठेंगे नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। आप लगातार जो है नहीं करिए, आप थोड़ा सा इस तरह से डिवाइड कर लीजिए अपने दिन को कि सुबह हम ऐसे पढ़ेंगे, मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून में पढ़ेंगे, फिर इवनिंग में देख लेंगे, रात में अब कुछ रात में क्या है, कुछ ऐसे टॉपिक पढ़िए जिससे कि आपको नींद ना आए। अब आप जो है कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उस पर लगा आपको नींद ही आई जा रही है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए न्यू हो वो आप रात में पढ़िए, तो उससे क्यूरियोसिटी बने रहेगा, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये मैं बच्चों को बताऊँ और बच्चे इस तरह से तैयारी करें तो उनके मैक्सिमम मार्क्स। मेरा आनंद भी जो है 12th में है, देखिए उसका क्या होता है, वो पढ़ाई तो कर रहा है आजकल, देखते हैं उसके मार्क्स कैसे आते हैं। और मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ, किसी टॉपिक डिस्कस करती हूँ, तो मैं कुछ बातें अपनी भी बताती रहती हूँ, तो मुझे लगता है शायद किसी के काम आ जाए, तो इसलिए मैं अपना भी बता देती हूँ। तो यूजुअली क्या होता था कि मैं जब क्लास में थी तो मैं पढ़ती थी, तो मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, मैं बहुत खुश थी। लेकिन इधर मेरा फ्रेंड सर्कल ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इधर मेरे फ्रेंड्स में बहुत कमी आ गई है। लेकिन पहले बहुत अच्छा था, वो सारे फ्रेंड्स मुझसे पूछते थे राधा तुमने क्या पढ़ा। मैं जब बीएससी में थी, एमएससी में थी, तो वो फ़ोन करके मुझे पूछते थे कल पेपर है, कल तुमने क्या क्या क्वेश्चन तैयार किए बताओ, मैं भी वही तैयार कर लूँगा। तो लोगों को लगता था कि इसके मार्क्स आ जाते हैं, ये इसके ज़्यादा आते हैं, तो ये इसको पता रहता है कि क्या आने वाला है, तो इस तरह से रहता है कि दूसरे भी वैसे ही पढ़ते थे। कुछ लोग मेरे नोट्स मांग लेते थे, कुछ मेरी कॉपियाँ मांगते थे कि मुझे दे दो राधा, मैं देख लूँगा। मैं भी दे देती थी, मैंने कभी ये नहीं सोचा, कुछ छुपाया नहीं किसी से कि अरे इनको ना दे, इनको ना दे। बल्कि एक बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी को अपने नोट्स दिए, अब उसके तो मार्क्स हमेशा कम आते, लेकिन अब की बार उसके मार्क्स मेरे से भी ज़्यादा आ गए। देन मुझे लगा कि अरे मेरे नोट्स से पढ़ के मेरी जो है कुछ नंबर उससे कम हो गया और उसके नंबर ज़्यादा आ गए। तब थोड़ा सा मुझे लगा कि देखो नोट्स जो है देने नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि दूसरा जो है उसके ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। बस एक टाइम मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, लेकिन पहले कभी मुझे ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ। तो यूजुअली क्या होता है कि हम लोग कॉन्फिडेंशियल स्टडी करते हैं, हम कभी किसी से कुछ शेयर नहीं करते। तो यूजुअली ये है कि लोग शेयर नहीं करते, उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे आगे निकल जाएं और फिर हम उनसे पीछे रह जाएं। तो इसलिए होता है कि आप उनसे शेयर मतलब ना करें, लेकिन ये सब तो गलत ही है। अब कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन फंस गए, कभी हुआ कि हमने रिकॉल कर लिया, कभी हमने एज इट इज़ लिखा है, तो ये बहुत ही आप इसको लक भी मान सकते हैं, आप इसको अपनी मेहनत भी मान सकते हैं, आप भगवान का आशीर्वाद भी मान सकते हैं कि यदि आपको सेलेक्ट होना है तो आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब आप लिख के आ जाएंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपके अच्छे मार्क्स आने हैं।
तो ये डिफ़ाइन होता है, लेकिन इसमें इंसान की मेहनत भी होती है। यदि ऐसा थोड़ी ना कि आप खाली हाथ बैठे हुए हैं दिन भर, आप सोच लेंगे कि आप जीत गए, आपके मार्क्स आ गए, तो ऐसा नहीं है। कुछ तो एफर्ट करना ही पड़ता है। अब कहीं आपको कुछ करना है तो आपको फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि फॉर्म भर जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि शायद कोई आपको बता दे आके कि आप ये फॉर्म भर लो, ये बहुत अच्छी जगह है, ये बहुत अच्छा पोजीशन है, शायद आपको मिल जाए। तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो आपको बता देते हैं कि ऐसा है, लास्ट डेट ये है, आप ऐसे कर लो। कुछ लोग बताते ही नहीं हैं। इवन कि आजकल के तो मदर फादर भी कुछ इस तरह के होते हैं कि वो सिर्फ चाहते हैं कि अपने बच्चों का प्रोग्रेस हो और किसी का ना हो, तो इस तरह से वो कंसील करते हैं चीज़ें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सब बच्चों को मिलकर पढ़ाई करनी चाहिए, सब बच्चों को बैठ के डिस्कस करना चाहिए। डिस्कशन से क्या होता है कि आपकी स्पीकिंग एबिलिटी बढ़ती है, आपको ग्रुप में रहने की आदत आती है। मेरा थोड़ा एक पॉइंट कम है, या कह सकते हैं मेरा एक नेगेटिव पॉइंट है मेरी लाइफ का, कि मुझे ग्रुप में मैं कभी रही नहीं। मतलब वैसे तो स्कूल कॉलेज में जाते थे, ग्रुप में बैठ के बातचीत करते थे, लेकिन मैं पढ़ाई जो है मेरी अकेले की रही है। और मैं कभी इतना बहुत डिस्कशन में लोगों के साथ करती नहीं थी। तो मतलब लेकिन ये रहता है कि स्टेज परफॉर्मेंस जो होती है ना, आपको बोलना है, आपको आगे चल के क्लासेस लेनी है, तो उसके लिए आपको ओपन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका स्टेज एबिलिटी, आपका एक टीचर बनने के लिए आपको ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होना, ये सब बहुत ही अति आवश्यक है। तो इन सब की प्रैक्टिस क्या होती है, बचपन से हो जाती है। यदि आप ये कंसेप्ट क्लियर हैं, यदि आपका राइटिंग एबिलिटी अच्छा, आपका स्पीकिंग एबिलिटी अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा ही रहता है। अब ये देखना कि मीडियम क्या है, हिंदी है कि इंग्लिश है। ठीक है, आप हिंदी में करेंगे तो आप हिंदी स्कूल में जाएंगे, बट आजकल तो हिंदी स्कूल्स रहे नहीं इतने ज़्यादा। मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाई चल रही है। तो आजकल के बच्चे तो मुझे लगता है कि इंग्लिश में ही सारा उनका कम्युनिकेशन होता है, बहुत ही कम वो हिंदी बोलते हैं। हिंदी भी वो अपने शायद घरों में ही बोल रहे होते हैं। तो हम लोग तो खैर बहुत पहले के हैं, तो हमारी हिंदी अभी भी चल रही है। हमारे फैमिली बैकग्राउंड में भी हिंदी वाला ही है, तो हम लोग हिंदी ही बोलते हैं। तो इस तरह से हर एक इंसान के जीवन में उसके परिवार का असर पड़ता है, उसके स्कूल का असर पड़ता है, उसके दोस्तों का, वो जिस सराउंडिंग में रहता है, उन सब बातों का असर जो है उनके जीवन पे पड़ता ही है। तो हमें ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। तो अभी हम फिर से क्या बात कर रहे थे कि हमें कैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले आप टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़िए, फिर सेकंड टाइम पढ़िए, 3 टाइम जो पढ़िए, और आप एक बार खुद से स्वयं से पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए, शांत से पढ़िए, एकांत में पढ़िए। उसमें जो आपको इम्पॉर्टेंट लगता हो आप इम्पॉर्टेंट रखिए और उसको नोट करिए। अनसॉल्व पेपर कर लीजिए, फिर आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी, आपका सारा पेपर फंसा हुआ आएगा। और यूजुअली जो है उसमें आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से पूछा जाएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग पहले से तैयार कर लेते हैं। और आप लोग अपनी स्पीकिंग एबिलिटी अभी से बढ़ाइए। आगे चल के आप लोगों को लीड करना है लोगों को, तो आप अभी से प्रैक्टिस करिए और अच्छा बोलने की प्रयास में रहिए। गॉसिप मत करिए, एक्स्ट्रा बकवास मत करिए, जो भी काम का हो वही बोलिए, क्योंकि समय जो बहुत कम होता है और समय को हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना है और अपने ऊपर भी करना है। ये नहीं कि हर वक्त काम करते रहिए, अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लीजिए। एक बार स्वास्थ्य बिगड़ गया तो आप किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य है, फिर उसके बाद सब कुछ है। और इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस बनाते हुए हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें फैमिली ओरिएंटेड भी रहना है और हमें जॉब भी करनी है। और इन सब बातों के साथ में हमें उस भगवान को नहीं भूलना है, हमें उस ईश्वर को हमेशा याद रखना है और भगवान से सारी बातें शेयर करनी है। सब बातें शेयर करते हुए हमें अपने इस जीवन में कुछ अच्छा करना है और भगवान की भक्ति के जरिए जो है हमें वापस जो अपने भगवान के पास जाना है। तो जो भी हमें समय भगवान ने दिया है, तो मैंने आपसे सर्विस के बारे में बात की थी। तो सर्विस जो होती है वो कई प्रकार की होती है। तो पहले तो हम लोग कुछ लोग जो होते पेड सर्विस है, जिसमें हम दूसरों को पढ़ा रहे होते हैं, दूसरों के लिए कुछ बना रहे होते हैं, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे होते हैं, तो कुछ भी एनी टाइप ऑफ काइंड ऑफ सर्विस। तो उसमें भी आज यदि कोई सर्विस ना हो तो लेकिन इतना सब कुछ इस संसार में कैसे चलेगा, ये दुनिया कैसे चलेगी। ठीक है, तो ये सर्विस हो गई। फिर हम थोड़ी एज होती, कुछ सर्विस ऐसी होती है जो इंसान अपनी खुशी से करता है,
कि हम ये करेंगे, हम कुछ अपना 1 घंटा 2 घंटा हम एक अपना खुशी से सर्विस करेंगे, उस ईश्वर के लिए करेंगे, तो ये एक अलग से होता है। तो हमें हर तरह की सर्विस पे ध्यान देखना है, हमें अपना पालन पोषण करना है, उसके लिए भी हमें सर्विस चाहिए, हमें पैसे की भी आवश्यकता है, हमें अर्निंग के बारे में भी सोचना है, क्योंकि आज बिना पैसे के कोई भी कार्य भी नहीं होते हैं। तो आपको हर चीज़ के एसेट जुटाने के लिए आपको जो है आपका कोई आय का माध्यम तो होना ही चाहिए। तो इन सब बातों को कंसीडर करते हुए सभी बच्चे पढ़ाई करेंगे खूब मन लगा के, और सभी बच्चों को मैं ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ, बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ, ऑल द बेस्ट बोलती हूँ, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग बोलती हूँ। और सब लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब अच्छे से मार्क्स लाइए। और तो किसी भी बोर्ड के माध्यम से आप जा रहे हैं तो आप जो है मेरिट में आइए, अपने देश का नाम रोशन करिए, अपनी शहर का नाम रोशन करिए, अपने स्कूल का नाम आगे बढ़ाइए, अपने टीचर का नाम आगे बढ़ाइए। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।